गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज जया जालान और आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ये टॉपिक प्री और मेंस के लिए एंड स्टेट एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। बिकॉज इसमें से कभी कभी ना क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किस एक्ट में आया था, या डायरेक्टली कब आई थी, या डबल गवर्नमेंट कब आई थी। फिर इसमें चार्टर एक्ट की सीरीज होती है, देन काउंसिल एक्ट की सीरीज होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं कभी कभी। तो इसीलिए हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। एंड मैं ऐसे ही और भी टॉपिक्स आपके लिए लेके आऊंगी। So without any further delay, let's start with the topic historical underpinnings. हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स को हम लोग दो मेजर हेडिंग्स में पढ़ेंगे। एक कंपनी रूल 1773 टू 1858, फिर एक क्राउन रूल 1858 से 1947। कंपनी रूल में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पढ़ेंगे। So first is Regulating Act of 1773. Regulating Act of 1773 क्यों आया था, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस क्या था? ये फर्स्ट स्टेप था टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि वो कंट्रोल कर रहे थे, रेगुलेट कर रहे थे अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में। एंड इट रिकग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस था कंपनी का, उसने ये रिकग्नाइज किया था इस एक्ट में। एंड इट ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में। फिर इसमें फीचर्स क्या थे? गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे वो डेजिग्नेटेड हो गए थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे हमारे। गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी जो थे वो सबॉर्डिनेट थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, मतलब जो भी डिसीजंस होंगे वो गवर्नर ऑफ बंगाल के ज्यादा इफेक्टिव होंगे, इनको थोड़ी कम पावर दे दी गई थी। एंड सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था कैलकाटा में 1774 में। एक चीफ जस्टिस थे एंड 3 जजेस थे। जो सर्वेंट्स थे, पहले क्या था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी ऑफिशियल्स थे, सर्वेंट्स थे, तो वो ब्राइब्स लेते थे, वो प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज होते थे, जिससे करप्शन हो जाता था। तो इसीलिए इसमें प्रोहिबिट कर दिया गया था कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज ऑफिशियल्स है वो ब्राइब नहीं ले सकते हैं, वो किसी भी प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज नहीं हो सकते हैं। फिर इसमें एक 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेटअप करी गई थी टू असिस्ट द गवर्नर जनरल, और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आए थे टू रिपोर्ट दी कंपनीज रेवेन्यू, मिलिट्री एंड सिविल अफेयर्स इन इंडिया। नाउ एक अमेंडिंग एक्ट आया था 1781 का। तो ये आया था कि वो रेक्टिफाई कर सके डिफेक्ट जो भी थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करा था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसको हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या था, इसने एग्जेम्प्ट कर दिया था गवर्नर जनरल, उनकी काउंसिल, कंपनी के ऑफिशियल्स को फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स जो भी थे जुरिस्डिक्शन ऑफ फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर जो भी मैटर्स जो अराइज होते हैं फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ये सब सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से एग्जेम्प्ट था। Although Supreme Court has been provided to have jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta, and वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट। मीन्स हिंदू जो होंगे वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग उनको उनका ट्रायल होगा, मुस्लिम्स जो होंगे उनका ट्रायल मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग होगा। जो प्रोविंशियल कोर्ट की अपील्स थी वो डायरेक्टली गवर्नर जनरल ले सकते थे। एंड जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी वो रेगुलेशंस एंड प्रोविंशियल रेगुलेशंस प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स के लिए बना सकते थे। तो इन ऑल सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी कम पावर दी गई थी। फिर पिट्स एक्ट, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट्स के ऊपर पिट्स एक्ट आया, तब आया था। सो इसमें डिमार्केट कर दी गई थी पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शन कंपनी का, एंड एस्टैब्लिश कर दिया गया था डबल गवर्नमेंट। तो डबल गवर्नमेंट पिट्स एक्ट ऑफ 1784। कमर्शियल अफेयर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया था, एंड पॉलिटिकल अफेयर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ही दिया गया था कि वो सुपरवाइज करेंगे ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट सही है कि नहीं, एंड रेवेन्यू कलेक्शन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट अच्छे से अपना फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है, तो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल सुपरवाइज करेंगे। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे उनको कंप्लीट कंट्रोल भी दे दिया गया था कंपनी के अफेयर्स का।
एंड ये एक्ट भी इम्पोर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस है कि क्योंकि बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम जो कंपनी की टेरिटरी थी इंडिया में, उसको ब्रिटिश पोजीशन बोला गया, ठीक है, इन इंडिया। एंड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया था कंपनी के अफेयर्स का एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ना एक एक्ट आया, एक्ट ऑफ 1786। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस उस टाइम 1786 में उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा बिफोर एक्सेप्टिंग द पोस्ट ही पुट फॉरवर्ड द टू डिमांड। उनकी डिमांड्स थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें ऐसी पावर दी जाए कि वो ओवरराइड कर सके डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल स्पेशल केसेस में, एंड वो कमांडर इन चीफ हो। फिर चार्टर एक्ट सीरीज स्टार्ट हुई, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आता है। तो इसमें जो ओवरराइडिंग पावर सिर्फ एक्ट ऑफ 1786 के अंदर जो सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी, इसमें ये गवर्नर जनरल और गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज, बाकी के गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज को भी दे दी गई। ज्यादा पावर एंड कंट्रोल गवर्नर जनरल को दिया गया ओवर दी सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज। ट्रेड मोनोपोली जो थी कंपनी की इन इंडिया, वो 12 ईयर्स तक और बढ़ा दी गई, एक्सटेंड कर दी गई। मेंबर्स जो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड स्टाफ, वो अब उनकी सैलरी इंडियन रेवेन्यू से आएगी। एंड जो कमांडर इन चीफ हैं, उनको काउंसिल के मेंबर होने की जरूरत नहीं है अनलेस उनको अपॉइंट किया नहीं जाता, तब तक वो जरूरी नहीं है कि वो काउंसिल के मेंबर हो। नाउ चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813 में इन्होंने इसमें अबॉलिश कर दिया था कंपनी की मोनोपोली। मतलब अब जो इंडियन मार्केट, इंडियन ट्रेड जो है, अब वो ओपन थे सारे ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए। बट जो मेजर ट्रेड था, मतलब टी और ट्रेड विद चाइना, उस टाइम बहुत प्रॉफिटेबल था, ठीक है, तो वो कंपनी ने उस पर मोनोपोली अपनी बना के रखी थी। asserted the sovereignty of the British Crown over company's territories in India, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन की sovereignty थी कंपनी के टेरिटरीज पे। एंड क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया आ सकती थी टू इनलाइटन द पीपल। इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन स्प्रेड किया अमंग द इनहैबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया एंड ऑथराइज किया एक लोकल गवर्नमेंट, ऑथराइज किया लोकल गवर्नमेंट को कि वो इम्पोज कर सकते हैं टैक्सेस ऑन द पीपल, एंड अगर लोग टैक्स नहीं देते हैं तो दे कैन ऑल्सो पनिश देम। नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ये पहला एक्ट है जो एक फाइनल स्टेप था। ये जो एक्ट है, ठीक है, ये एक फाइनल स्टेप था टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। इसमें सेंट्रलाइज कर रहे थे ब्रिटिश इंडिया को। सो इसमें क्या था, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो डेजिग्नेट हो गए थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और फर्स्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसमें डिप्राइव कर दिया था गवर्नर ऑफ बॉम्बे को एंड मद्रास को ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। तो यहीं पे आया, सेंट्रलाइजेशन किया उन्होंने जो है ब्रिटिश इंडिया का। कैसे, जब बॉम्बे और मद्रास से उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स ही ले ली गई थी, अब वो लॉज ही नहीं बना सकते थे। देन गवर्नर जनरल, उनको कंप्लीट कंट्रोल दिया गया सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स का। लॉ कमीशन सेटअप की गई, इसमें लॉज जो थे, जो पहले जो लॉज बनते थे उनको हम रेगुलेशन कहते थे, इसमें जो लॉज बनते थे उनको हम एक्ट बोलने लग गए। फिर एक्टिविटीज जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के एज ए कमर्शियल बॉडी, उसको एंड कर दी गई और अब ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन रही थी। एंड ये इंट्रोड्यूस कर रहे थे एक ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, बट बिकॉज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नहीं माने, इसीलिए ये फेल हो गया था। फिर लास्ट आता है चार्टर एक्ट सीरीज का, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो ये जो एक्ट है, ये लास्ट है सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट का जो पास हुआ था बिटवीन ब्रिटिश पार्लियामेंट 1793 से 1853। ये भी एक सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क है। इसमें सेपरेट कर दिया गया था लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शन थी गवर्नर जनरल काउंसिल की, वो सेपरेट कर दिया गया था। एंड अब जो लोकल रिप्रेजेंटेशन इसमें दिया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मीन अब जो लोकल गवर्नमेंट थे, लोकल इंडियंस थे, वो इनहैबिटेंट्स, वो पार्टिसिपेट कर सकते थे। ये लेजिस्लेटिव मेंबर्स के वो मेंबर बन सकते थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन सकते थे। तो 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स है, जिसमें से 4 मेंबर्स लोकल गवर्नमेंट के थे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, एंड 2 मेंबर्स अपॉइंट थे बाय द ब्रिटिश।
इसमें गवर्नर जनरल काउंसिल, एक सेपरेट गवर्नर जनरल काउंसिल सेटअप की गई, जिसको इंडियन या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया, विच एक्ट एज अ मिनी पार्लियामेंट एज वेल। सो ये जो मिनी पार्लियामेंट था वो एक सेम प्रोसीजर की तरह काम करता था जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट करता था। तो ये जो इनका ये लेजिस्लेशन पहली बार जो है उसको ट्रीट किया गया था एक स्पेशल फंक्शन की तरह ऑफ द गवर्नमेंट, एंड एक स्पेशल मशीनरी, स्पेशल प्रोसेस की जरूरत पड़ी। देन इन्होंने एक्सटेंड कर दिया था कंपनी का रूल टू पजेस द इंडियन टेरिटरीज, बट कोई स्पेसिफिक टेन्योर नहीं था, मीन्स पार्लियामेंट जब चाहे वो टर्मिनेट कर सकती थी कंपनी के पोजीशन को, कंपनी की टेरिटरीज को जो थी वो टर्मिनेट कर सकती थी। ओपन कंपटीशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया टू रिक्रूट फॉर द सिविल सर्विसेज। तो ये मैक्यूले कमेटी आई 1854 में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, कि मैक्यूले कमेटी कब आई थी 1854 में, किस एक्ट में, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर ये कमेटी थी इंडियन सिविल सर्विसेज के ऊपर। तो इसमें एक ओपन कंपटीशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया ऑफ द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। तो जो कॉन्वेनेंटेड सिविल सर्विसेज, मतलब जो हाई पोस्ट के जितने भी पोस्ट थे वो पहले क्या थे, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए ही रिजर्व करके रखे थे, बट इसमें क्या हुआ, अब इसमें ये इंडियंस के लिए भी रिजर्व होने लगे, मतलब इंडियंस भी अब इसके लिए एग्जाम दे सकते थे। तो ये मैक्यूले कमेटी इसमें आई। तो ये हमारा खत्म होता है कंपनीज रूल। अब हम आएंगे क्राउन रूल। क्राउन रूल 1858 से 1947। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, अब हमें पता है कि एक रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, सीपॉय म्यूटिनी कहते हैं। तो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने पे मजबूर कर दिया था कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही नहीं चल रहा है। सो दे इंट्रोड्यूस अ गुड गवर्नमेंट। उन्होंने बोला कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में चाहिए, तो इसीलिए फिर उन्होंने ये क्राउन रूल पूरा एस्टैब्लिश किया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से पूरा क्राउन रूल फिर चला आपका 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक आपका ये क्राउन रूल हमारा चला। तो इसमें स्टार्ट में इन्होंने कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने अबॉलिश कर दिया था, ठीक है। एंड जो वॉइसरॉय थे, मतलब जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उनको वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बोला गया, एंड लॉर्ड कैनिंग हमारे फर्स्ट वॉइसरॉय बने इंडिया के। एंड जो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश क्राउन के। एंड इस एक्ट को क्या बोला गया, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या चाहिए था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस चाहिए था लोगों का, वरना फिर वो अपनी गवर्नमेंट चला ही नहीं पाते ना, सप्रेस नहीं कर पाते, सप्रेशन नहीं कर पाते रिवॉल्ट का, लोग और फ्रीडम मांगते, तो दे डिडंट वांट दैट, दैट्स ये उन्होंने एक्ट सारे निकाले। सो दिस एक्ट वाज नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर्म किया गया, जिसमें सेक्रेटरी जो थे वो मेंबर थे ब्रिटिश कैबिनेट के। एंड एक काउंसिल ऑफ इंडिया आई, ठीक है, जिसमें 15 मेंबर्स थे। वो एक एडवाइजरी बॉडी थी, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, चेयरमैन थे। ये जो एक्ट है आपका 1858 का, जो ये एक्ट है, ये एक सिर्फ इम्प्रूवमेंट के लिए था ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जिससे जो इंडियन गवर्नमेंट था वो सुपरवाइज हो सके एंड वो कंट्रोल कर सके उसको इंग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है इन द कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जस्ट बिकॉज ये जब ग्रेट रिवॉल्ट हुआ था 1857 के बाद, तो गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको फील हुआ कि हमें जो है इंडियंस का कोऑपरेशन भी जरूरी है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पॉलिसीज, एक्ट, रूल्स बनाए, जिसमें उन्होंने इंडियंस को और ज्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश की इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 3 एक्ट बनाए, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ
1861। तो इसमें डिसेंट्रलाइजेशन किया। जब हम देखे थे कि 1833 चार्टर एक्ट 1833 में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ, तो इसमें डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। तो लेजिस्लेटिव पावर जो बॉम्बे एंड मद्रास की थी वो उन्हें वापस दे दी गई। अब वॉइसरॉय अपॉइंट कर सकते थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अपनी काउंसिल में, जो इंडियंस हो सकते हैं। लॉर्ड कैनन अपॉइंट करे थे 3 इंडियंस अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, राजा बनारस, महाराजा पटियाला, सर दिनकर राव। एंड एक न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल भी फॉर्म हुई बंगाल में 1867, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस 1886 एंड पंजाब में 1897। फिर उन्होंने फिर एक पोर्टफोलियो सिस्टम आया। पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या था कि जो वॉइसरॉय, जो मेंबर थे वॉइसरॉय काउंसिल के, उनको इंचार्ज बनाया गया एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट का ऑफ द गवर्नमेंट, एंड वो ऑथराइज कर सकते थे, मतलब वो फाइनल ऑर्डर्स ऑथराइज कर सकते थे ऑन द बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑन द मैटर ऑफ उनके खुद के डिपार्टमेंट के मैटर। वॉइसरॉय ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते थे, ठीक है, विदाउट द परमिशन, विदाउट द कंसेंट, ठीक है, और एडवाइस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग द इमरजेंसी। बट उस ऑर्डिनेंस से 6 मंथ ही लाइफ थी उसकी। ऑर्डिनेंस हम आगे प्रेसिडेंट के में भी पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट में जब हम ऑर्डिनेंस पढ़ते हैं। तो वॉइसरॉय रूल बना सकते थे, ऑर्डर्स बना सकते थे फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। नाउ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में ज्यादा नहीं हुआ था। इसमें इंक्रीज कर दिए गए थे नंबर ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बट ऑफिशियल मेजोरिटी जो थी मेंटेन थी, मतलब ऑफिशियल मेजोरिटी ब्रिटिश की ही रहेगी और बाकी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आ सकते हो, बट ऑफिशियल हमारी मेजोरिटी हमारी जो होगी वो ब्रिटिश की रहेगी। लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो थे काउंसिल के, वो डिस्कस कर सकते थे बजट एंड क्वेश्चन पूछ सकते थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के नॉमिनेशन कैसे हुए, तो जो वॉइसरॉय थे वो अपॉइंट करेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, इनके रिकमेंडेशन पे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिकमेंडेशन पे, एंड बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स। एंड गवर्नर्स अपॉइंट कर सकते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, एंड ऑन द एडवाइस on the recommendation of district boards, municipalities, universities, trade associations, zamindars and chambers. Indian Council Act 1909, this is one of the important ones. तो इसमें इसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। मॉर्ले कौन थे? सेक्रेटरी फॉर द स्टेट, एंड मिंटो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। इसमें क्या किया गया था, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनको एक्सपैंड कर दिया गया था। उसमें 16 मेंबर्स थे तो अब 60 कर दिए गए, और जो प्रोविंशियल काउंसिल के जो मेंबर्स थे, नंबर ऑफ मेंबर्स थे, वो इतने यूनिफॉर्म नहीं थे। देन इसमें जो डेलिबरेटिव फंक्शंस थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के दोनों लेवल से, वो इनलार्ज कर दिए गए। मतलब अब वो जो क्वेश्चंस पूछ सकती हैं, मेंबर्स जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं बजट के ऊपर एंड एक्सेट्रा। फिर इसमें इंडियंस जो थे, अब वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी वॉइसरॉय एंड गवर्नर की, उसमें भी इंक्लूड हो सकते थे। तो जो सत्येंद्र प्रसाद थे वो पहले इंडियन थे जो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्वाइन हुए थे एज अ लॉ मेंबर। फिर अब इसमें आता है एकदम इम्पोर्टेंट, लॉर्ड मिंटो का कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जिसको लॉर्ड मिंटो को ही हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम के लिए इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इसमें क्या था, जो मुस्लिम मेंबर्स थे वो सिर्फ इलेक्ट होंगे, सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही अपने मुस्लिम मेंबर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने एक तरीके से जो कम्युनलिज्म है उसको लीगलाइज कर दिया था। तो इसीलिए उन्हें लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ये मॉन्टेग क्लेंसफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं इसको। जो मॉन्टेग थे हमारे, वो सेक्रेटरी फॉर द स्टेट, एंड क्लेंसफोर्ड हमारे वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। इसमें ये एक्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? ये एक्ट क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने बोला, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि हमारा फॉर द फर्स्ट टाइम दे क्लियर्ड आउट कि उनका ग्रेजुअल एम जो है, ऑब्जेक्टिव है कि वो इंट्रोड्यूस करे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। दैट्स व्हाई दिस एक्ट इज इम्पोर्टेंट। तो ये अगस्त 20, 1917 को उन्होंने ब्रिटिश ने डिक्लेयर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। जिनका ऑब्जेक्टिव है कि वो ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन करे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इंडिया में। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो 1919 में इनैक्ट हुआ था, बट इट केम इनटू फोर्स इन 1921।
इसमें जो सेंट्रल कंट्रोल है वो प्रोविंसेस के ऊपर से रिलैक्स कर दिया गया था। कैसे? बाय डिमार्केटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, एंड जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे वो ऑथराइज थे कि वो खुद के लॉज बना सकते हैं अपने खुद के रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को उन्होंने दो में डिवाइड कर दिया, रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट के दो में डिवाइड करने को डायरकी बोला गया, जो चला नहीं, जो अनसक्सेसफुल रहा ये एक्सपेरिमेंट। रिजर्व सब्जेक्ट जो थे उसको गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट कर सकते थे अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ, बट उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल को वो आंसरेबल नहीं थे। दे वर नॉट विदाउट बीइंग रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो एडमिनिस्टर कर सकते थे। बट ट्रांसफर सब्जेक्ट में administered by governor with the aid of minister, but they were responsible to the legislative council. फिर एक 6 मेंबर्स की वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल आई, ठीक है। तो उसमें जो 3 मेंबर्स थे वो इंडियंस होने चाहिए, अदर देन कमांडर इन चीफ 3 मेंबर्स हमारे इंडियन होने चाहिए। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में और आया, जो प्रोविंशियल बजट था उसको भी सेपरेट कर दिया गया था सेंट्रल बजट से। प्रोविंसेस अपने खुद के बजट इनैक्ट कर सकती हैं। फिर प्रोविजन आया फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक पब्लिक सर्विस कमीशन भी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप हुई थी 1926 में हुई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन। ली कमीशन के रिकमेंडेशन पे हमारी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप हुई थी। फिर ऑफिसर्स ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था लंदन में, और उनको ट्रांसफर कर दिया गया था कुछ फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कमिश्नर्स, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ फंक्शंस कमिश्नर को ट्रांसफर कर दिए गए थे। अब ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको बाई कैमरल को रिप्लेस करके बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाया, मतलब 2 हाउस हो गए, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हो गए, ठीक है, लोअर हाउस एंड लेजिस्लेटिव, लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि इंडिया में कितने बाई कैमरल अभी लेजिस्लेचर्स हैं, मतलब बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स कितने स्टेट में हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस हुआ था 6 में, एंग्लो इंडियंस में, इंडियन क्रिश्चियंस में एंड यूरोपियंस में, मतलब बिसाइड मुस्लिम अब इन सारों में भी इंक्लूड हो गया था। अब डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे आया फॉर इलेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, एंड ये जो फ्रेंचाइज थी, मतलब जो वोटिंग राइट्स थे वो सिर्फ कुछ लोगों को ही दिए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन। कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइएगा डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में। ना साइमन कमीशन में। तो अब क्या हुआ था, इस एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद एक ना इन्होंने बोला कि हम एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट करेंगे, ठीक है, जो इंक्वायर करेंगी एंड जो रिव्यू रिपोर्ट देंगी ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बट आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स के बाद, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 फोर्स में आया उसके 10 साल के बाद उनको अपनी रिपोर्ट देनी। बट नवंबर 1927 में ही, मतलब 2 years बिफोर द शेड्यूल, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि एक 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, जो रिपोर्ट करेगी, रिव्यू रिपोर्ट देगी ऑन दी वर्किंग ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। इस को जो है बहुत बाइकआउट किया गया, क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी जो 7 मेंबर थे वो सब ब्रिटिश थे, तो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं था। दूसरा जो कमीशन था वो 2 साल पहले ही आ गया था, तो रीजन की वजह से उन्हें बाइकआउट किया गया। मतलब जैसे साइमन जो साइमन कमीशन थे वो बॉम्बे में लैंड हुए, तभी ये पूरा एजुकेशन स्टार्ट हो गया था। साइमन गो बैक वाला स्लोगन भी चला था, जो हम हिस्ट्री में भी आगे पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में पूरा। फिर रिकमेंडेशन साइमन कमीशन की क्या थी? अबॉलिशन ऑफ डायरेक्टी, जो रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट, इसको अबॉलिश करना है। कंटिन्यूएशन कम्युनल इलेक्टोरेट का, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया एंड प्रोविंसेस एंड रिस्पांसिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। चेयरमैन जो थे वो सर जॉन साइमन थे, एंड उन्होंने सबमिट की अपनी रिपोर्ट 1930 में, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। फिर कम्युनल अवार्ड्स है, तो कम्युनल आफ्टर द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द साइमन कमीशन अगस्त 1927 में, ठीक है, 1927 अगस्त में क्या हुआ था, जो रैमसे मैकडोनाल्ड जो थे, उन्होंने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया कि हम एक नया स्कीम लाऊंगा रिप्रेजेंटेशन, माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेशन के लिए, जिसको कम्युनल अवार्ड बोला गया। तो ये जो अवार्ड था इसे सेपरेट इलेक्टोर्स, मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस को नहीं था, बट ये डिप्रेस क्लासेस को भी एक्सटेंड कर दिया गया था।
शेड्यूल कास्ट को भी एक्सटेंड कर दिया गया था। तो गांधी जी डिड लाइक दिस, तो उन्होंने जो है फास्ट टू डेथ उन्होंने येरवाड़ा जेल पूना में किया था। तो ये देख के फिर पूना पैक्ट हमारा आया। तो इसमें क्या हुआ, हिंदूज को उन्होंने जॉइंट इलेक्टोरेट दिया, बट रिजर्व सीट उन्होंने शेड्यूल कास्ट को रिजर्व सीट दी थी। Now, Government of India Act 1935. This is one of the most important. ये Government of India Act ये second milestone है towards completely responsible government in India. पहला responsible government Government of India Act 1919 के अंदर आया था। Now, इसमें क्या था, जो establish किया गया था एक ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसमें प्रोविंसेस एंड प्रिंसेस स्टेट को एक यूनिट बोला गया, एक यूनिट बोला गया। अब ये जो अब इसमें डिमार्केट कर दी गई थी पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट इन टर्म्स ऑफ पीरियड। The unit say provinces and principalities. Federal list 59 subjects, provincial list 54 subjects and concurrent list 36 subjects. Federal list 59 में सेंट्रल लॉ बनाएगी, प्रोविंशियल लिस्ट 54 सब्जेक्ट पे प्रोविंसेस बनाएगी, कॉन्करेंट लिस्ट 36 सब्जेक्ट पे आपका दोनों बनाएगा, बट अगर क्लैश हो गया तो फिर फेडरल लॉ प्रिवेल करेगा। बट ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि प्रिंसिपल स्टेट दे नेवर जॉइंड। फिर डायरकी अबॉलिश कर दी थी प्रोविंसेस से, बट सेंटर में डायरकी अभी भी चल रही थी, रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट में अभी भी चल रहा था। फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आए, मतलब अब प्रोविंसेस अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, प्रोविंसेस को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस से आई एंड दे हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर। एंड ये एक्ट 1937 में आया, बट दिस वाज डिसकंटिन्यूड इन 1939। फिर स्टैब्लिश हुआ फेडरल प्रोविंशियल जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का। रिजर्व बैंक का भी स्टैब्लिशमेंट हुआ ताकि वो कंट्रोल कर सके करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में इन्होंने अबॉलिश कर दिया काउंसिल ऑफ इंडिया को, ठीक है, जो 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 में काउंसिल 15 मेंबर्स काउंसिल ऑफ इंडिया सेटअप हुई थी, वो अबॉलिश कर दिया गया। इंस्टेड ऑफ दैट एक टीम ऑफ एडवाइजर दे दिया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। देन इसमें कॉम्पोजिशन हुए एक्ट के 10 शेड्यूल आए इसमें एंड 321 सेक्शंस आए एंड फेडरल कोर्ट सेटअप हुआ 1937 में। बाइकैमरलिज्म आया, 11 आउट ऑफ 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में कौन कौन से, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस को आज की डेट में हम उत्तर प्रदेश करते हैं। इन्होंने एक्सटेंड किया 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, मतलब अब फ्रेंचाइज होती 10% जो वोटिंग राइट था वो 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को दे दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड लेबरर्स तक एक्सटेंड कर दिया गया था। सो दिस इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। नाउ लास्ट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। So on February 20, 1947 जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश रूल होगा इंडिया में वो जून 30, 1948 में एंड हो जाएगा। जितने भी पावर होगी वो रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स के हाथ में लोग ट्रांसफर कर देंगे। ये अनाउंसमेंट आने के बाद जो मुस्लिम लीग थे उनको ये पसंद नहीं आई अनाउंसमेंट, उन्होंने जो है डिमांड किया पार्टीशन का। तो जून 3, 1947 में फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जैसे एक अनाउंसमेंट किया और उसने क्लियर किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया फ्रेम कर सकती है, बट ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर या फिर स्टेट या उन पार्ट्स के ऊपर ऑफ द कंट्री, वो चाहे तो अडॉप्ट करे कॉन्स्टिट्यूशन को, चाहे तो वो ना करे, वो उनके विल के ऊपर डिपेंड करता है। फिर ऑन द सेम डे जून 3, 1947 लॉर्ड माउंटबेटन है वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, उन्होंने माउंटबेटन प्लान रखा, पार्टीशन प्लान रखा, जिसमें जो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया एंड फिर ये प्लान इनैक्ट हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आपका आया। तो इसमें क्या था, इसमें ब्रिटिश रूल जो थे इंडिया में, it declared ended the British rule in India, declared India as a sovereign independent sovereign state from August 15, 1947। फिर इसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ एंड जो एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल था वो ब्रिटिश वो ड्रॉप हो गया एंड इसमें क्रिएट हुआ 2 इंडिपेंडेंट डोमेन्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें वो चाहे तो दे कैन विड्रॉ फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। इसने अबॉलिश कर दिया ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय एंड उसकी जगह पे उन्होंने हर एक डोमेन को
उन्होंने गवर्नर जनरल दे दिया जो ब्रिटिश किंग अपॉइंट करेंगे एंड ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट एंड जो हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट होगी ब्रिटेन में, उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। इन्होंने एम्पावर किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, एक सॉवरेन बॉडी, ठीक है, एंड वो दोनों जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो स्टेट्स है वो फ्रेम कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेशंस, एंड वो कोई भी एक्ट को रिपील कर सकते हैं या एब्रोगेट कर सकते हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया है, इंक्लूडिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। फिर उन्होंने एम्पावर किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कि वो लेजिस्लेट करे अपनी खुद की टेरिटरीज को जब तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं हो जाता। और अगस्त 15 1947 के बाद अगर कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास किया तो वो इनैक्ट नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल अगर जो कैबिनेट है दोनों कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है दोनों डोमेन की वो उसको थ्रू लॉ पास नहीं करती है। तो फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो भी अबॉलिश किया गया एंड ट्रांसफर कर दिया गया सेक्रेटरी ऑफ सारे फंक्शंस एंड पावर्स टू दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ। लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी हुई over the Indian princely states and treaty relations with tribal areas August 15 1947 में। फिर इंडियन जो प्रिंसली स्टेट थे वो फ्री थे कि वो या तो इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं या इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं वो। फिर इसने जो गवर्नेंस है हर एक डोमिनियंस का एंड जो प्रोविंसेस का बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग वो गवर्नेंस कर सकते हैं एंड अगर वो चाहें तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जो ब्रिटिश मोनार्क्स हैं उनको मतलब उनके पास ना कि वो कुछ बिल्स को वीटो कर सकते हैं या रिप्रेजेंटेशन मांग सकते हैं, सो वो सब से वो डिप्राइव हो गए। गवर्नर जनरल जो थे इनके उनके पास पूरा पावर था कि वो या तो बिल को एफएन दे सकते हैं या वीटो भी कर सकते हैं बिल को। उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, बट जो मेंबर्स थे सिविल सर्विसेज के जो अपॉइंट हुए थे बिफोर अगस्त 15 1947 they will continue to enjoy all the benefits and they were entitled till that time. So at the stroke of midnight 14-15 August, we all know 1947 में British rule came to an end. All the powers were transferred to the new independent states of India and Pakistan. Lord Mountbatten हमारे first governor general बने इंडिया के and जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप हुई हमारी 1946 में जो बाद में जाके पार्लियामेंट बनी हमारे इंडिया की। तो थैंक यू एवरीवन वंस अगेन। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन लिख दीजिएगा related to this topic or any other or related to exam, and please like and share। and अगर आपको अच्छे मटेरियल्स चाहिए, अगर आपको मटेरियल्स चाहिए रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन तो प्लीज आप क्लियर आईएएस की वेबसाइट पे जाइए, वो चेक करिए, वहाँ पे आपको काफी कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल्स मिल जाएंगे। प्लीज गो एंड चेक इट आउट and I'll come again with a new topic. Thank you everyone and all the best for your preparation.